तल्ख कलामी के बाद सारा काफी नॉर्मल हो चुकी थी। गजाला, सुल्तान शाह और सारा आपस में गुजरे हुए रवैये पर काफी देर तक बहस व तमहीस में उलझे रहे और मैं अपने ही ख्यालात में खोया रहा। सुबह गजाला का और मेरा निकाह था। वो वक्त अभी तक मैं भूला नहीं था कि मेरे दिल की यह सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि गजाला मेरी दुल्हन बन जाए, मगर वक्त ने हमेशा मुझे खुश्क पत्तों की तरह आनियों की सद में रखा। लेकिन आज, सिर्फ आज की रात के बाद गजाला का और मेरा निकाह होने जा रहा था। अगले दिन की बात है कि सारा मेरे और गजाला के लिए सूट लेकर पहुंच गई और साथ ही हुक्म भी सुना दिया कि डॉन ने हमें अपनी ख्वाबगाह में तलब किया है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हवेली की बंद दीवारों में होने वाली उस महदूद सी तकरीब में डॉन इस कदर रंग भर देगा। वो बदमाश और शीख का आईमैन होने के बावजूद साहिब दिल था और अपने खैर ख्वाहों की खुशियों को चार चांद लगाने के फन से खूब वाकिफ था। हमारे निकाह के लिए उसने मशरिक की हर रवायत का ध्यान रखा था। डॉन के कमरे में दाखिल होते ही हमें फूलों से लाद दिया गया था। हमें हारों और फूलों से लादने के बाद डॉन की खादमाएं वापस अपनी जगहों पर चली गई। तुम दोनों यहीं मेरे पास आ जाओ, डॉन ने हस्बे आदत अपनी लटकी हुई पतली पतली मूंछों को मरोड़ते हुए कहा। मैंने उसकी हदायत की तामील में फौरन पेशकदमी करनी चाहिए, लेकिन ठिठक कर रुक गया क्योंकि गजाला के लिए बढ़ना 2 बार हो रहा था। मैंने उसे अपने हाथ का सहारा दिया और धीमे धीमे डॉन की मसनद पर पहुंच गया। डॉन, जो अपनी मसनद पर लगे हुए बड़े बड़े गाँव तकिए के सहारे नीम दराज था, फौरन सीधा होकर बैठ गया। उसने बुजुर्गाना अंदाज में गजाला के सर पर हाथ रखा और उसे अपनी दाहिनी जानब बिठा लिया। फिर उसने मेरा दाहिना हाथ थाम कर मुझे अपनी बाएं जानब बिठा लिया। उस वक्त डॉन का रवैया हर एतबार से बावकार था। बस एक ही बात उस वकार के मुनाफी थी कि उसके सामने किसी सफेद शराब से भरा हुआ बलोर का नीलगू गिलास रखा हुआ था। ये चोसीन है, डॉन ने काजी के बराबर में खड़े हुए सुर्ख सफेद शख्स की तरफ इशारा करते हुए मुझे आगाह किया। डॉन की जुबान से तारफी कलमात अदा होती ही चोसीन अपने सर को बार बार ताजीमी अंदाज में खम देता हुआ तेजी से मसनद पर आया, जैसे डॉन के वो अल्फाज उसके लिए पेशकदमी के हुक्म का दर्जा रखती हूँ। उसने आते ही तबाह के साथ मुझसे हाथ मिलाया और शस्ता अंग्रेजी में बोला, डॉन, तुम्हारी हिम्मत और मर्दानगी का इस कदर मोतरिफ है कि मुझे तुमसे मिलने का इश्तियाक हो गया था। मेरा नाम चोसीन है और मैं ईरानी हूँ। उसकी जुबान से आखिरी फिक्रा मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ और मैंने कहा, मकाऊ में रचने बसने के बाद तुम भी अपने आप को हुसैन के बजाय चोसीन कहने लगे हो। उस वक्त तक मेरा जज्बाती उबाल दब चुका था। दिन रात उसी नाम से पुकारा जाता हूँ। डॉन के एहतराम की वजह से उसने हंसने की बजाय सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तिफा करते हुए कहा, अब तो मैं खुद अपने असल नाम को इस हद तक फरामोश कर चुका हूँ कि कोई मुझे हुसैन कहे तो मैं लाशौरी तौर पर उस किताब को नजरअंदाज कर देता हूँ। और दूसरा लतीफा सुनो। डॉन अपने बलोरी गिलास से एक घूंट लेकर बोला, मैंने तुम्हारी शादी का दूसरा गवाह फराम करने के लिए डिंगस्यांग को कैंटोन दौड़ाया था, लेकिन अभी तुम्हारे आने से चंद मिनट पहले मुझे पहली बार मालूम हुआ कि चोसीन भी मुसलमान है और तुम्हारी शादी का गवाह बन सकता है। मैं डॉन के साथ हंसने लगा। बाकी अफराद उस वक्त तक अपनी जगहों पर खड़े हुए थे। मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम अपने मजहबी तरीके के मुताबिक रसूम पूरी करवाओ। बुलंद आहंग हंस लेने के बाद डॉन ने हुसैन को हदायत की। उसने झिझकते हुए काजी और दोनों चीनी गवाहों को मसनद पर बुला लिया। डॉन किसी मुरब्बी या सरप्रस्त की तरह लाताल्लुकाना अंदाज में कार्रवाई का जायजा लेता रहा। काजी ने आंखें मूंद कर अरबी में दुरूद पढ़ा तो मुझे शदीद हैरानी हुई। चीनी निजाद होने की वजह से काजी का तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ बल्कि गलत था, लेकिन मुझे खुशी थी कि चीन में बसने वाले मुसलमान भी अपने मजहबी रसूम और शायद तमाम इबादात में इल्हामी जुबान ही को तरजीह देते हैं। उस दौरान में डॉन के इशारे पर बकिया लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। हुसैन की शमूलियत की वजह से सारा मसनद पर बैठने के एजाज से महरूम हो गई थी। दरूद मुकम्मल कर लेने के बाद चीनी काजी ने अपनी कौमी जुबान में एजाब कबूल का सिलसिला छेड़ा तो हुसैन मेरे और गजाला के लिए अंग्रेजी तर्जुमा करके हमारा इकरार चीनी जुबान में काजी को समझाता रहा। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की कि वो सवालात 3 मरतबा दोहराए गए। फिर काजी ने एक मुख्तसर सा फार्म हमारे सामने कर दिया। वो फार्म चीनी जुबान में छपा हुआ और लिखा हुआ था। मेरे लिए वो कीड़े मकोड़े नाकाबिले फहम थे। हुसैन ने वो फार्म पढ़ने के बाद उन मकामात की निशानदही की जहां हम दोनों को दस्तखत करने थे। हमारे दस्तखत के बाद काजी ने उस कागज पर मोहर सब्त की। अपने कागज पर कुछ इंदराजात किया और मोहर लगाकर कागज मेरे हवाले कर दिया, जिसके मुताबिक गजाला का हक महर 1 लाख पाकिस्तानी रुपए मुकर्रर किया गया था, जो मुतालबा करने पर अदा किया जाना था। उसके बाद ही काजी ने अरबी में खुतबा निकाह पढ़ना शुरू कर दिया। चाहे चीनी मुसलमानों के दस्तूर में खुतबे के बाद दुआ मांगने का रवाज नहीं था, इसलिए काजी ने मुसाफा करके मुझे मुबारकबाद दी। फिर हुसैन मेरे दोनों हाथ भींचकर चूमने और आंखों से लगाने लगा। उसी असना में डॉन ने मेरे गले में हाथ डालकर बैठे बैठे ही मुझे अपने देव पैकर और पिलपिले वजूद से लिपटा लिया। उसने बहुत गर्म जोशी से मेरे दोनों रुखसारों के बोझ से लिए तो उसके धानों से वाडका के भभके उठ रहे थे। बहुत सादा और पुरअसर तरीका है तुम्हारा। डॉन ने मुझे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए कहा, मैंने कभी शादी का इरादा किया तो इस्लामी तरीके से ही करूँगा। मैं पूरे खलूस के साथ सर हिला कर रह गया, लेकिन
मेरे ज़हन में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ था। अगर डॉन ने गजाला को भी मेरी ही तरह मुबारकबाद देनी शुरू कर दी तो मैं उस बदतमीजी को कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। डॉन उस वक्त सरूर में नजर आ रहा था और उस जैसे मुतलिकुल अनान आदमी से कोई भी हरकत बाइद नहीं थी। मेरे दिमाग में एक भयानक सी सनसराहट होने लगी, लेकिन वो मरला फौरन ही गुजर गया। निगाह हो जाने के बाद गजाला हया के बोझ से अपने वजूद में झुकी जा रही थी। डॉन ने एक मरतबा फिर उसके सर पर अपना दस्ते शफकत रख दिया। फिर सुल्तान शाह मसनद पर चढ़ आया और मैं उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बेपाया खुशी के आंसू चिलमिला रहे थे और फिर जज्बात से होठों के गोशे कपकपा रहे थे। मैंने बेइख्तियार उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उस भीड़ में वही मेरा सबसे अजीज और सच्चा साथी था। दूसरों की मुबारकबाद का सिलसिला खत्म हुआ तो डॉन के पास 2 डिब्बे आ चुके थे जिन पर मखमल मुड़ी हुई थी। डॉन अपना गिलास खाली कर चुका था और एक खादमा उसके लिए मजीद शराब अंडेल रही थी। हुसैन, काजी और गवाहों को लेकर मसनद से उतर चुका था। सुल्तान शाह मेरे साथ बैठ गया था। डॉन ने बड़ा डिब्बा गजाला को दे दिया। गजाला ने उसका ढक्कन खोला तो मेरी निगाहें गिरा हो गई। वो चढ़ाऊ हीरों का एक वजनी सेट था। छोटा डिब्बा मेरे हिस्से में आया। उसमें सिटीजन की तिलाई रिस्ट वॉच मौजूद थी जिसके डायल पर हिंसों की जगह बेदाग हीरे जड़े हुए थे। वो दोनों तोहफे लाखों से कम मालियत के नहीं थे। मेरे दिल में डॉन के लिए इज्जत और अजमत का एक नया मकाम पैदा हो गया। डॉन की उन तमाम ज़ियाफ़तों और इज्जत अफसाइयों ने मेरे ज़हन में एक इनकलाब सा बर्पा कर दिया और मैं दिल ही दिल में खुद को मुलामत करने लगा। मैंने डॉन की दोस्ती का जवाब खुली मक्कारी से दिया था। शिवाय मेरे दबाव की वजह से खुदकुशी कर बैठी थी। डेविड मेरे इंतकाम का निशाना बन चुका था और फिर डॉन के बचपन के दोस्त नशिकाओ की बारी आने वाली थी। मेरा दिल चाहा कि मैं डॉन के सामने अपनी खताओं का एतराफ करके उससे माफी मांग लूं, लेकिन जल्दी मेरी खुद गर्जी जमीर की उस आवाज पर गालिब आ गई। जहां तक डॉन नशिकाओ का ताल्लुक था तो वो मारने या मर जाने वाला मामला था। हालात की सितम ज़रीफियों ने जो सूरत हाल पैदा कर दी थी उसमें हम दोनों के बैक वक्त जिंदा रहने का सिरे से कोई इम्कान ही नहीं था। मैं उसे छोड़ देता तो वो मुझे डॉन ही के हाथों मरवा देता। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूं। डॉन ने जोसीन को कुछ अदाया देने के बाद मुझसे कहा, तुम लोगों ने रात को भी आराम नहीं किया। शाम को मैं तुम्हें ताज़ा दम देखना चाहता हूँ। 6 बजे जोसीन तुम्हें बग्गी में बिठाकर तकरीब में ले जाएगा। डॉन, मैंने आहिस्तगी से कहा, मैं डेविड की हलाकत पर शर्मिंदा हूँ। जो कुछ हुआ उसमें मेरे किसी इरादे का कोई दखल नहीं था। उसे भूल जाओ। डॉन ने सर्द और सपाट लहजे में कहा, मैं जिन बातों का जिक्र नहीं करता उनका याद दिलाया जाना भी पसंद नहीं करता। आज तुम्हारी शादी और खुशी का दिन है, इसे इसी तरह गुजरने दो। तलखियों का जिक्र करके मेरा मूड खराब मत करो। एक लड़की हमारे जूते लेकर डॉन की मसनद पर आ गई। डॉन ने अपनी जेब से एक स्याह डिबिया निकालकर उसका सुर्ख बटन दबाया और किसी रिमोट कंट्रोल निजाम के तहत उसकी मसनद आहिस्तगी के साथ फर्श में धंसकर एक कुएं में उतरने लगी। हमारे लिए वो तजुर्बा नया नहीं था। जेरे जमीन मंजिल पर पहुंचकर गैर महसूस अंदाज में रुकी। फिलहाल खुदा हाफिज, अब शाम को 6 बजे मुलाकात होगी। डॉन ने हमें उतरने का इशारा दिया। हम अपने जूते संभाल कर मसनद से उतरे और रोशन दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हम तीनों के निकलते मसनद ने ऊपर की तरफ हरकत की और कुएं से निकासी का रास्ता फौरन गायब हो गया। हम तीनों एक कुशादा राहदारी के बंद सिरे पर खड़े रह गए जिसके दोनों जानिब 2 ख्वाबगाहें मौजूद थी। हम तीनों ने पिछले दिनों रातें एक ही कमरे में बसर की थी। मैं गजाला का हाथ थामे उसी कमरे की तरफ बढ़ा तो सुल्तान शाह शरारत अमेज अंदाज में दूसरी ख्वाबगाह की तरफ मुड़ गया। उधर कहाँ चले? मैंने पूछा। हमारे साथ आओ, ये तुम्हारी शादी का पहला दिन है। आज कबाब में कोई हड्डी नहीं होनी चाहिए। मैंने उसे गर्दन से पकड़ लिया और जबरदस्ती पुराने कमरे के दरवाजे की तरफ धकेल दिया। हमारी गैर हाजिरी में वो कमरा न सिर्फ साफ कर दिया गया था बल्कि जा बजा ताज़ा फूल सजा दिए गए थे। उसके अलावा भी कमरे में जरूरत की कई नई अशिया नजर आ रही थी। आज तुम खामोश क्यों हो? अपना हार उतारते हुए गजाला से पूछा। कुछ नहीं, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। माँ बाप और भाई का ख्याल आ रहा था। ये मेरी बदकिस्मती है कि आज का मुबारक दिन देखने से पहले ही वो तीनों मरहूम हो चुके। माँ और बाप का तो कोई बदल नहीं हो सकता। सुल्तान शाह गजाला की अफसुर्दगी पर यक बयक जज्बाती हो गया। लेकिन तुम मुझे अपने सगे भाई से बढ़कर पाओगी। पहले ही दिन से तुम्हारी तमाम हरकतें किसी सआदतमंद साले जैसी थी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जल्द या बदेर साला होने का एतराफ ही कर लोगे। मैंने कहा और हम तीनों ही हंस पड़े। गजाला उस वक्त एक जज्बाती भंवर में फंसी हुई थी। मैं खुद भी उसकी दिलजोई की जरूरत महसूस कर रहा था, लेकिन वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा था और हमने शाम को पेश आने वाले मुतवक्का खतरात के सद्देबाब के लिए कोई भी प्रोग्राम तय नहीं किया था। इसलिए मैंने बातों में कुछ वक्त डॉन की हसीन बाग में गुजारने का इरादा जाहिर किया और उन दोनों ने मेरा इशारा भांप लिया। डॉन की लड़कियों ने गजाला के बाजुओं पर फूलों की लड़ियां बहुत तेजी और महारत के साथ लपेटी थी, लेकिन उन्हें इतनी आसानी के साथ गजाला के बाजू से अलग नहीं किया जा सकता। सुल्तान शाह ने धागे काट कर वो तमाम फूल मसहरी के सराहने रखे और हम नकासी के रास्ते की तरफ चल दिए। डॉन की हवेली का अंदरूनी हिस्सा उस तरह तामीर किया गया था कि वहां दिन और रात में तमीज करने मुमकिन नहीं थी, क्योंकि कहीं भी सूरज की बराह रास्त रोशनी का गुजर नहीं था। अगर कुछ शीशे बैरूनी रुख पर नस्ब भी थे तो उन पर हर वक्त दबीज पर्दे खिंचे रहते थे, जिनकी वजह से बाहर के मौसम का कोई अंदाजा नहीं हो पाता था।
सुरंग से खुली फिजा में निकलती खुशगवार धूप बदन को बहुत भली महसूस हुई और हम तीनों घास के गहरे सब्ज के तहत पर रंग बिरंग फूलों के तख्तों के दरमियान से गुजरते हुए बाग के ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ने लगे जहां हम अपने कुर्बो जवार पर गहरी नजर रख सकते। उस वक्त तक शाम के जो इंतजामात सामने आए थे उनके मुताबिक मुझे और गजाला को डॉन के करीब मौजूद रहना था, जबकि डॉन नेशिकाओ को हेलीकॉप्टर से उतरकर चलते हुए डॉन तक आना था। उन हालात में सिर्फ सुल्तान शाह ही कोई कार्रवाई कर सकता था। उसे किसी भी इकदाम के लिए बहुत कम वक्त मुयस्सर होता जो डॉन नेशिकाओ के हेलीकॉप्टर पर उतरने से शुरू होकर उसके डॉन तक पहुंचने पर खत्म हो जाता। एक बार नेशिकाओ मेरी झलक भी देख लेता तो जीती हुई बाजी उलट सकती थी। गजाला ने तजवीज पेश की कि कश्तो खून में उलझने और डॉन क्वांग फू की खुशनुदी कमाने का खतरा मोल लेने के बजाय मैं शदीद बीमारी का अवसर करके शाम की तकरीब से गैर हाजिर होने का जवाब पैदा कर लूं। डॉन नेशिकाओ सिर्फ मुझे पहचानता था। गजाला और सुल्तान शाह की मौजूदगी से कोई खतरा लाहक नहीं हो सकता था, लेकिन मैंने वो मशवरा मुस्तरद कर दिया। मेरे बचाव के लिए नेशिकाओ की मौत नागुज़ीर हो चुकी थी। वो अपनी और डॉन के बचपन की दोस्ती का सहारा लेकर मकाऊ आ रहा था। उसने यकीनी तौर पर डॉन को अपनी आमद के असल मकसद से आगाह नहीं किया था, लेकिन मैं जानता था कि नेशिकाओ मेरे और जिमी लॉयड के तनाज़े में डॉन के असर और रसूख को इस्तेमाल करके शी और माफिया के दरमियान पाई जाने वाली बदतरीन कशीदगी का सद्देबाब करना चाहता था। मैं उसके सामने ना भी आता तो वह अपनी आमद के बाद पहला मौका मुयस्सर आती मेरा जिक्र छेड़ता, या फिर डॉन ही उसे शादी के हवाले से मेरे नाम से आगाह करता तो नेशिकाओ फौरन चुकन्ना हो जाता और डॉन की हवेली में मैं बुरी तरह फंस कर रह जाता। हमारे संगीन मसले का वाहिद हल नेशिकाओ की मौत में पोशीदा था, लेकिन सबसे बड़ी दुश्वारी ये थी कि तकरीब के शुराका को डॉन के सामने फैले हुए मैदान में बैठना था, जबकि नेशिकाओ को डॉन के अक्कम में बने हुए हेलीकॉप्टर पैड पर उतरना था। हेलीपैड और स्टेज के दरमियानी रास्ते पर डॉन के निजी अमले के अलावा किसी गैर मुतलका फर्द के मौजूद रहने का कोई जवाब नहीं था। अगर सुल्तान शाह उस गुजरगाह पर नेशिकाओ पर हमला आवर होता तो उसकी कामयाबी और नाकामी के मुसावियाना इम्कानात से कतई नजर डॉन का हमला फिलफोर उस पर हाथ डाल देता और बसात उलट जाती। हम काफी देर तक सर जोड़े उस कठिन सूरत हाल पर मगजनी करते रहे, लेकिन कोई महफूज हल सामने नहीं आ सका। नेशिकाओ की आमद और इस्तकबाल का बंदोबस्त उस कदर महफूज था कि उसमें किसी भी किस्म की रखना अंदाजी की कोशिश खुदकुशी के मुतरादिफ हो सकती थी। तुम मुझे भूल जाओ, अगर मैं अपनी जान पर खेल कर तुम दोनों को खतरा से बचा सका तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। डॉन और उसके आदमी मेरी जुबान नहीं खुलवा सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि वो लोग मुझे हलाक कर देंगे। मैं उसके लिए तैयार हूँ, सुल्तान शाह ने कहा। यह भी नामुमकिन है, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा। डॉन की हवेली में हम तीनों की शनाख्त एक दूसरे से है। तुम पकड़े गए तो हम भी अताब में आ जाएंगे। हम तीनों को बचना है या फिर हम एक साथ मारे जाएंगे। मैं वान लिन की लाश के साथ डॉन का वहशियाना सलूक देख चुका हूँ। वो मेरे और अपने दुश्मनों के मामले में बहुत खूनखार और कीना परवर आदमी है। उसने हम में से एक पर भी हाथ डाल दिया तो तीनों का हशर खराब कर देगा। सुल्तान शाह गहरी सोच में डूब गया। आखिरी और फैसला कुन लम्हात करीब आने पर सब कुछ जमूद और तातुल का शिकार होता नजर आता। मैंने एक ऐसा ब्लो पाइप भी खरीदा था जो सिगरेट में छुपाया जा सकता था। पिछले हिस्से का तंबाकू निकालकर कागज की नली में ब्लो पाइप छुपाने के बाद अगले हिस्से में हल्का सा तंबाकू भर दिया जाता तो किसी को शुबा नहीं हो सकता था कि उसे इस्तेमाल करने वाला शख्स फूंक मारकर अपने ब्लो पाइप से जहरीली सुई चलाने का इरादा रखता है। बादियों नजर में यही मालूम होता था कि वो शख्स अपने होंठों में दबी हुई सिगरेट सुलगाने का इरादा रखता है। वो तदबीर सिर्फ एक ही सूरत में कारगर हो सकती थी। नेशिकाओ की गुजरगाह के इतराफ में भीड़ भाड़ मौजूद होती। सुल्तान शाह उस हजूम में मिलकर बहुत आसानी के साथ अपना काम कर सकता था। उसने बेजरर सुइयों पर मशक के जरिए इतनी महारत हासिल कर ली थी कि 15-20 फुट के फासले से किसी मुतहर्रिक शख्स के बदन के ऊपरी हिस्से को बासानी निशाना बना सकता था। शर्त सिर्फ ये थी कि तेज हवा न चल रही हो। उस ब्लो पाइप में एक बहुत बड़ी खराबी ये थी कि उसमें बैक वक्त 3 सुइयां समा सकती थी। पहली सुई निकलते ही ऊपरी हिस्से की बारीक झुरी से दूसरी सुई नली में गिरती थी और अगली फूंक उसे भी निशाने की तरफ उड़ा ले जाती। इस तरह ब्लो पाइप को दोबारा लोड किए बगैर चंद सेकंड के कलील से अरसे में उससे मुसलसल 3 सुइयां फेंकी जा सकती थी। सुल्तान शाह वो सिगरेट जमीन पर फेंक देता जो लोगों के कदमों तले रोंधी जाती और इंतहाई बारीक बीनी से छानबीन के बावजूद कुचले हुए ब्लो पाइप और बाकी मांदा सुइयों का सुराग लगाना नामुमकिन हो जाता। मायूसी के आलम में सुल्तान शाह ने बीम गन के इस्तेमाल की तजवीज़ पेश की। मैं इसरारी तौर पर वान लिन को बीम गन का निशाना बनाने के बाद जिस कर्मनाक ज़हनी अजाब से गुजर चुका था वो मैं ही जानता था। बीम गन शी के बड़ों के खास और इम्तियाजी हथियार का दर्जा रखती थी। डॉन नेशिकाओ के जिस्म के जले हुए हिस्से को देखते ही समझ लेता कि उसे बीम गन का निशाना बनाया गया। फिर बीम गन के नोजल से खारिज होने वाली नील को शुआओं की मोहलक धार भी छुपने वाली चीज नहीं थी। उस तकरीब का बंदोबस्त बहुत महफूज और बेताक है। गजाला ने टहलते हुए कहा, मुझे तो बचाव की एक ही सूरत नजर आती है कि नेशिकाओ के पहुंचने से पहले उस तकरीब को दरहम परम कर दिया जाए।
और उसी अफरा तफरी में उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। इतनी बड़ी और मुनज्जम तकरीब को दरहम भरम करना नामुमकिन है। मैदान में डॉन के हमले की भारी तादाद मौजूद होगी, वैसे हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। सुल्तान शाह पर बददिली तारी होती जा रही थी। फिर ये कौम तो ऐसी बेखौफ है कि सांपों तक को खा जाती है। पाकिस्तान में तो एक दो बेजर सांप छोड़कर भी बड़े से मुनज्जम इज्तिमा को दरहम भरम किया जा सकता है। बस एक ही सूरत नजर आती है। मैंने चंद सानियों तक सोचने के बाद कहा, अगर बैल मुश्तिल होकर हजूम पर चढ़ तोड़े तो सब सर पर पैर रखकर भाग निकलेंगे। उसके लिए जरूरी है कि बैल उर्दू या अंग्रेजी से वाकिफ हो और हमारा साथ देने पर आमादा हो जाए। सुल्तान शाह ने बुरा समूह बनाकर कहा। उसके जले कटे तबसरे पर गजाला बेख्तियार हंस दी। सुल्तान शाह ज़ेर लब बुड़बुड़ाने लगा, अगर तुम सिर्फ उर्दू समझ लो तो बैल की जुबानदानी की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। मैंने कहा, तुम खाली देख चुके हो कि मजबूत 24 शहतीर जमीन में गाड़ कर उन पर उफकी तख्ते ठोंके जा रहे थे। बैल को उस मजबूत हिसार से बाहर लाना नामुमकिन होगा। गौर करो तो इम्कानात रोशन हो जाएंगे। मैंने इसरार किया, ये नामुमकिन नहीं है। बोले जाओ, मैं सुन रहा हूँ। सुल्तान शाह ने मुंह फुला कर कहा, शायद उस तवक्का नहीं थी कि मैं कोई माकूल तजवीज़ पेश कर सकूंगा। वो नीम दिली के साथ मेरी तजवीज़ सुनता रहा। फिर उसने कई एतराज़ात किए। गजाला भी उसका साथ दे रही थी, लेकिन मैं अपने मंसूबे की तरफ से नाउमीद नहीं था। उस वक्त भी बीम गन, ब्लू पाइप समेत सुल्तान शाह के पास मौजूद थी। डॉन के हमले की लड़कियों की तरफ से कमरों की तलाशी के खतरे की वजह से वो हथियार हम अपने साथ ही रखते आ रहे थे। मैंने सुल्तान शाह को एक बार फिर उसका काम समझाया और वो कसलमंदाना अंदाज में नर्म और दबीज घास पर दराज हो गया। हम दोनों से वहीं छोड़कर वापस तहखाने की तरफ चलती है। सुरंग में दाखिल होने के बाद हमने दरवाजा बोलट नहीं किया ताकि सुल्तान शाह अपना काम खत्म करके उसी रास्ते से वापस आ सके। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने इंटरकॉम संभाल लिया, क्योंकि शाम के प्रोग्राम की तस्दीक के लिए मुझे सारा या हुसैन की जरूरत महसूस हो रही थी। प्रोग्राम की मुतवक्का तरतीब में कोई भी तब्दीली मेरे मंसूबे को तबाह कर सकती थी। तीसरी कोशिश में मेरा सारा से राब्ता हो गया और फौरन नीचे आने पर आमादा होगी। मैंने उसके आने से पहले गजाला को दूसरे कमरे में भेज दिया। मेरा ख्याल था कि सारा तन्हाई में ज्यादा खुलकर बात कर सकेगी। बज़ाहिर अपने हालात से खुश नजर आने की शौरी कोशिशों के बावजूद वो डॉन की हवेली के माहौल की यकसानियत से उकताई हुई मालूम होती थी। उसने आती गजाला और सुल्तान शाह के बारे में इस्तफसार किया तो मैंने उसे बताया कि सुल्तान शाह हवेली की सैर को निकला हुआ था और गजाला दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। उसे इतनी जल्दी आराम की जरूरत पेश आ गई। सारा नमानी के लहजे में सवाल किया, तुम बेहोदा हो, ये क्यों भूल रही हो कि वो पिछली रात की जागी हुई है? मेरे पैर की भारी ड्रेसिंग मुझे परेशान कर रही है। मैं इसे तब्दील करना चाहता हूँ ताकि शाम को लंगड़ाहट की नौबत ना आए। रस्मी गुफ्तगू के बाद मैंने कहा और उसने फौरन ही अपनी खिदमात पेश कर दी। मेरे इलाज के बारे में वो पूरी तरह बाखबर मालूम होती थी। मेरे बाजू में एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसने पट्टी बदलनी शुरू की तो मैंने सरसरी अंदाज में शाम के प्रोग्राम का जिक्र छेड़ दिया। उसने बताया कि मेहमानों को 6 बजे मदऊ किया गया था। उसी वक्त मुझे और गजाला को वहां पहुंचना था। 6:15 बजे डॉन आकर मेहमानों को खुशामदीद कहता, फिर हमारी शादी का ऐलान करता। उसी के साथ शैंपियन का एक दौर चलता और डॉन के खास मेहमान हमें शादी की मुबारकबाद देते। 7:15 बजे से 7:15 बजे तक बुल फाइटिंग का पहला मुकाबला होता और उसी वक्त डॉन का बचपन का दोस्त हांगकांग से हेलीकॉप्टर के जरिए हवेली के हेलीपैड पर उतरता और डॉन उसका इस्तकबाल करता। शराब के मुसलसल दौर के साथ 9 बजे तक बुल फाइटिंग के मुकाबले जारी रहते, जिनके इख्तिताम पर डिनर शुरू हो जाता। 11 बजे तकरीब खत्म हो जाती और डॉन अपने दोस्त के साथ हवेली में वापस लौट जाता। वो प्रोग्राम बहुत मुनासिब और मेरे मंसूबे के लिए साजगार था। खास बात यह थी कि डॉन की तमाम तकरीबात में वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखा जाता था, इसलिए प्रोग्राम की तरतीब या औकात में रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं था। सारा बहुत खुलूस और अपनायत के साथ मेरे जख्म की मरहम पट्टी करती रही। उसकी आंखों की चमक, लहजे के तासराहत और जिस्मानी छेड़छाड़ से उसकी तिश्नगी का इजहार हो रहा था, लेकिन खुफिया डिक्टाफोन्स के जरिए आवाजों की मॉनिटरिंग के खौफ से उसकी जुबान बंद थी। वो इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन उसकी निगाहें कुछ और कह रही थी। मैं किसी खपकी या अपनी पाकबाजी का इजहार किए बगैर मीठी मुस्कुराहट के साथ उसकी हौसला अफजाई करता रहा। ऐसा नहीं था कि मैं गजाला से निकाह के चंद घंटों बाद ही हेरा फेरी पर उतर आया था। उस वक्त गजाला मेरे दिलो दिमाग पर बल्कि हवाज पर छाई हुई थी, लेकिन डॉन की हवेली में हम तीनों जिस गैर यकीनी और खतरनाक सूरत हाल से 2-4 थे, उसके पेश नजर डॉन के जान इशारों में किसी बहके हुए दोस्त या हमदर्द का वजूद हमारी नेमते गैर मुतरकबा से कम नहीं था। अगर सारा को मेरी साथ में अपनी तशना आरजुओं की तस्कीन का कुछ सामान नजर आ रहा था, तो अपनी नागुज़ीर जरूरियात की वजह से मुझ पर लाजम हो गया था कि फैसला कुल लम्हात गुजर जाने तक उसकी खुश फहमी को बरकरार रहने दूं, ताकि बाजी उलट जाने की सूरत में उसकी खुफिया मदद मिलने का इम्कान बरकरार रहे। वो बातें करते और ड्रेसिंग के अमल को तूल देती रही। उसके साथ मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरे तलवे का जख्म ज्यादा गहरा नहीं था और उस पर खिंड जमना शुरू हो गया था। मैं 5:30 बजे दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लगा दूंगी और तुम्हें पूरी तकरीब में दर्द का एहसास नहीं होगा। वैसे तुम्हारे खून में जबरदस्त कुव्वत नमू है, ये जख्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी कौन सा इंजेक्शन लगाया तुमने? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। एंटीबायोटिक।
उसने वालियाना नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, 24 घंटे गुजरने से पहले एक और लगेगा, फिर उसकी जरूरत बाकी नहीं रहेगी। सारा की वो बेजुबान लगावट देखकर मुझे बेख्तियार वो औरतें और लड़कियां याद आ गईं जो अपने महरमों के साथ बैठकर चोरी छुपे अपने महबूबों से आंखें लड़ाती। डॉन सारा का महरम तो नहीं था, लेकिन उस पर किसी चोर से ज्यादा तसर्रुफ का दावेदार था। वो सारा की सपाट आवाज सुन सकता था, लेकिन उसकी नजरों में हलकोरे लेते हुए पैगाम को देखना डॉन के बस से बाहर था। हवेली की उस जेर जमीन ख्वाबगाह की खनक तन्हाई में सारा की गर्मी जज्बात के चंद बेआवाज लम्हात भी आए, जिन्हें मैंने खामोशी से सह लिया, और सारा लहराती हुई वापस चली गई। उसके जाते ही गजाला अंदर आ गई और आते ही कदरे खफकी से बोली, मैं ये समझने से कासिर हूं कि खूबसूरत लड़कियां तुमसे मिलकर इस कदर खुश क्यों होती हैं। अब हमारी शादी हो चुकी है, ये तमाम राज जल्दी तुमको मालूम हो जाएंगे। मैंने हंसते हुए उसे अपनी गिरफ्त में लेकर वो मौजू वहीं खत्म कर दिया। टेक्टाफोन्स की वजह से मैं उसे कुछ नहीं बता सकता था, और मेरी खामोशी उसकी बरहमी में इजाफे का सबब बन सकती थी। इसलिए बेहतर यही था कि उसका मुंह बंद कर दिया जाए।